नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और हाजिर हूं अभी तक का अपडेट लेकर अपडेट एट 10 में। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अभी तक की 5 बड़ी अपडेट्स पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी दिल्ली में आज G20 गांधी प्रतिमा का उद्घाटन करने वाली हैं। G20 सम्मेलन के शेरपाओं की चौथी और अंतिम बैठक आज हरियाणा के मानेसर में हो रही है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी सामने आया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकसित भारत में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। वहां पर जयपुर के महारानी महाविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय उत्थान में महिलाओं की भागीदारी विषय पर शिक्षकों और छात्राओं के साथ संवाद भी करेंगे। सूर्य की गतिविधियों की खोज करने के लिए लॉन्च किया गया आदित्य L1 सामान्य रूप से काम कर रहा है। 5 सितंबर को उपग्रह की कक्षा में बदलाव किया जाएगा, जिससे आदित्य L1 सूरज के और करीब पहुंच जाएगा। ऐसी जानकारी इसरो ने साझा की है। भारतीय नौसेना के कमांडरों का 3 दिवसीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है, जिसमें गत 6 महीनों के दौरान किए गए प्रमुख ऑपरेशनल कार्यों, ट्रेनिंग और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ आगामी रणनीति और योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। G20 सम्मेलन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, G20 से जुड़ी हुई गतिविधियां भी चरम पर पहुंच रही है। अगर आज की बात करें तो G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली में गांधी सेल्फी वाटिका बनाई गई है। इसमें महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची चरखा चलाते हुए प्रतिमा लगाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का उद्घाटन भी करने वाली हैं। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपिता की ये प्रतिमा और गांधी वाटिका राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि के पास गांधी दर्शन के परिसर में स्थित है। ये प्रतिमा 45 एकड़ क्षेत्र में फैले गांधी दर्शन परिसर के प्रवेश द्वार पर बनाई गई है। आगंतुकों के लिए वाटिका में एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। वहां पर आगंतुक उस सेल्फी पॉइंट पर G20 की यादों के साथ अपनी सेल्फी भी खींच सकते हैं। हम आपको बता दें कि इसके परिसर में महात्मा गांधी की कई अन्य प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं। गांधी जी की बेंच पर बैठे साइकिल चलाते हुए 2 बच्चों के साथ ही साथ भजन करते हुए भी आपको मनमोहक मूर्तियां यहां पर नजर आएंगी। महात्मा गांधी की प्रतिमा को जयपुर के कारीगरों के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें राष्ट्रपिता को, जैसा कि हमने पहले भी बताया, कि बेंच पर बैठे हुए ध्यान की मुद्रा में भी दिखाया गया है। जी हां, एक बार फिर से हम आपको याद दिला देते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का उद्घाटन करने वाली हैं और कुछ देर के पश्चात ही ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जैसा ही ये कार्यक्रम शुरू होता है, कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति पहुंचती है, तो हम सीधे ले चलेंगे और दिखाएंगे आपको ये सेल्फी वाटिका और गांधी जी की प्रतिमा अलग अलग रूपों में। बात कर लेते हैं कुछ और अपडेट्स की, जिसमें एक और अपडेट G20 से जुड़ा हुआ है। G20 सम्मेलन के शेरपा की चौथी और अंतिम बैठक हरियाणा के मानेसर में शुरू हो चुकी है। ये बैठक 7 सितंबर तक चलेगी। शेरपा बैठक में आगामी G20 सम्मेलन के लिए अंतिम कार्यसूची तैयार की जाएगी।
G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में 9 सितंबर और 10 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है। शेरपा बैठकों में G20 के सदस्य देशों के अलावा अन्य देशों के शेरपा और प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में 23 विशेष अधिकारी, 19 राज्यों के लोक सेवक अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा से 4 अधिकारी भी शामिल हैं। इन अधिकारियों को G20 बैठक के दौरान प्रतिभागियों की सहायता के लिए तैनात किया गया है। और एक और बड़ा अपडेट आपके साथ साझा कर देते हैं। राजधानी दिल्ली में नेवी कमांडरों का 3 दिवसीय सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। सम्मेलन में समुद्री सीमाओं की मजबूती पर खास तौर पर चर्चा की जाएगी। भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडरों के इस सम्मेलन में देश की तीनों सेनाओं, जल, थल और वायु सेना के बीच तालमेल बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। 3 दिवसीय सम्मेलन में भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा के साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी सेना के बढ़ते दखल पर भी खास तौर पर मंत्रणा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ यानी CDS जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख मार्शल VR चौधरी सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। और बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। उन्होंने साथ ही ये भी जोड़ा कि राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता का देश में कोई स्थान नहीं बचेगा। एक समाचार एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में विश्व में भारत 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि 1 दशक से भी कम समय में भारत ने 5 पायदान की छलांग लगाई है, जहां तक कि अर्थव्यवस्था की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संघर्षों के समाधान के लिए केवल संवाद और कूटनीति एकमात्र रास्ता है। उन्होंने साथ ही ये भी जोड़ा कि G20 के अध्यक्ष के रूप में या उसके बगैर भारत दुनिया भर में शांति सुनिश्चित करने के प्रत्येक प्रयास का लगातार समर्थन करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 में भारत के कथनों और विचारों को पूरी दुनिया में भविष्य की योजना के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 की मुख्य विषय वस्तु वसुधैव कुटुंबकम एक नारा मात्र नहीं है, बल्कि ये भारत के सांस्कृतिक मूल्यों से निकली एक समग्र अवधारणा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 में भारत के लिए अफ्रीका शीर्ष प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पृथ्वी के लिए भविष्य की कोई योजना सबकी आवाज सुने बिना सफल नहीं हो सकती है। और बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति के दौरे की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से राजस्थान की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा में वो जयपुर, कोटा और टोंक जाएंगे। उपराष्ट्रपति आज अपने विशेष विमान द्वारा दिल्ली से जयपुर पहुंचने वाले हैं और वहां महारानी महाविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय उत्थान में महिलाओं की भागीदारी इस विषय पर शिक्षकों, छात्राओं के साथ संवाद करेंगे। जयपुर से उपराष्ट्रपति टोंक पहुंचेंगे, जहां वो डिग्गी में श्री कल्याण राय जी मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद उपराष्ट्रपति कोटा में केंद्र, राज्य सरकारों तथा अन्य सरकारी संस्थानों से सेवानिवृत्त कर्मयोगियों के गौरव सम्मान समारोह में भाग लेने वाले हैं। उपराष्ट्रपति कोटा कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करेंगे और सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के पूर्व छात्रों, शिक्षकों के साथ वो खास संवाद करेंगे। उपराष्ट्रपति के कोटा कार्यक्रमों के दौरान लोकसभा अध्यक्ष और कोटा के सांसद ओम बिरला और केंद्रीय कोयला, इस्पात और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी उपस्थित रहने वाले हैं।
संसद भवन में आज की बात करें तो आज संसद भवन परिसर में कई संसदीय स्थायी समितियों की बैठक होने वाली है। अगर बैठकों का विस्तार से आपको जानकारी दे तो लोकसभा की प्राक्कलन समिति की बैठक सुबह 11:30 बजे समिति कक्ष 1 ब्लॉक ए PHA एक्सटेंशन बिल्डिंग में आयोजित होगी। राष्ट्रीय फार्मा मूल्य निर्धारण नीति की समीक्षा विषय पर रसायन और उर्वरक मंत्रालय ब्रीफिंग देगा। ये ब्रीफिंग मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दी जाने वाली है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर स्थायी समिति की बैठक दोपहर 3 बजे समिति कक्ष 2 संसद भवन NXC एक्सटेंशन ब्लॉक ए में आयोजित की जाएगी। बैठक का एजेंडा आदिवासियों के शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएं विषय पर जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा मौखिक साक्ष्य लेना है। साथ ही साथ आज राज्यसभा की सरकारी आश्वासन समिति की बैठक सुबह 11:30 बजे समिति कक्ष 4 PHA एक्सटेंशन बिल्डिंग में होने वाली है। बैठक में कुछ लंबित आश्वासनों पर विचार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की खाली हुई एक सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। हम बता दें कि चुनाव आयोग ने हाल ही में वरिष्ठ बीजेपी नेता हरद्वार दुबे के निधन की वजह से खाली हुई सीट पर 15 सितंबर को यूपी से राज्यसभा के लिए उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। चुनाव आयोग ने उपचुनाव के लिए एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें योग्य उम्मीदवारों से नामांकन आमंत्रित किए गए थे। हम आपको बता दें कि दिनेश शर्मा 2017 से 2022 के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल में यूपी के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में वाणिज्य के प्रोफेसर दिनेश शर्मा लगातार 2 बार लखनऊ के मेयर भी रहे हैं। एक बार फिर से बात कर लेते हैं G20 की। भारत की G20 अध्यक्षता में कई कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। इस दौरान भारत के 60 शहरों में 220 से ज्यादा बैठकों में वैश्विक हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं। इन चर्चाओं में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों के 42 नेता और 25,000 से ज्यादा डेलीगेट्स शामिल हुए हैं। वहीं जन भागीदारी गतिविधियों में 6.25 करोड़ से ज्यादा लोगों की भागीदारी रही है। 300 से ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 18,000 से ज्यादा कलाकारों की सहभागिता भी रही है। आपको दिखाते हैं G20 के माइलस्टोन की एक खास झलक। साथियों, पिछले साल बाली में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से अब तक इतना कुछ हुआ है जो हमें गर्व से भर देता है। G20 डेलीगेट्स जहां भी गए वहां लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। ये डेलीगेट्स हमारे देश की डाइवर्सिटी देखकर, हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। भारत की G20 अध्यक्षता से देश में एक सबसे बड़ा बदलाव कश्मीर में नजर आया है। करीब 37 साल बाद जम्मू कश्मीर में पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई। श्रीनगर में होने वाली G20 बैठक पर दुनिया भर की निगाहें टिकी थी। वहां भारत के स्वागत, आतिथ्य और कश्मीर की खूबसूरती ने सबका दिल जीत लिया। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट।
धरती पर स्वर्ग के रूप में लोकप्रिय कश्मीर बर्फ से ढके पहाड़ों और चमचमाती झीलों से घिरा हुआ है। कश्मीर की खूबसूरती को देखते हुए अक्सर इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। श्रीनगर भारत की सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध जगहों में से एक है। खूबसूरत वादियों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रीनगर में 22 से 24 मई के दौरान G20 देशों के पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक आयोजित हुई। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने और तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद करीब 37 वर्षों के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई। श्रीनगर में पहली बार होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन पर दुनिया भर की निगाहें टिकी थीं। जब विभिन्न देशों के प्रतिनिधि श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचे तो भारत के स्वागत, आतिथ्य और कश्मीर की खूबसूरती ने सबका दिल जीत लिया। Wonderful. This is truly heaven on earth. The nature and the culture, it shows, and it's really special. I'm really happy to be here. I'll always remember this and treasure this moment. शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बैठक में 17 देशों के 60 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन, स्किल्स, MSME और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट जैसे 5 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया गया। ये प्राथमिकताएं पर्यटन क्षेत्र में परिवर्तन को गति देने और 2030 के सूचीबद्ध सतत विकास लक्ष्यों को पाने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार हैं। इसके अलावा बैठक में एडवेंचर टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म, इको टूरिज्म और फिल्म टूरिज्म पर भी चर्चा हुई और कई साइड इवेंट्स भी आयोजित किए गए। Our aim is to make the countryside and popular destinations more sustainable and preserve the beauty of fascinating heritage sites. I am confident, under the leadership of Honorable Prime Minister Mr. Modi, Jammu Kashmir will soon find its place in the top 50 destinations in the world. 3 दिवसीय बैठक के दौरान आर्थिक विकास के लिए फिल्म पर्यटन के माध्यम से अतुल्य भारत को बढ़ावा देना विषय पर भी पैनल डिस्कशन हुआ। इस दौरान प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और निर्माता के रामचरण तेजा के साथ भारत में दक्षिण कोरिया के राजदूत चांग जे-बोक और दक्षिण कोरिया टीम की एक महिला अधिकारी नाटू नाटू गाने पर जमकर थिरके। Your eminent producer has won the Oscars recently, RRR, right? Yeah, and I think it's a wonderful way to highlight and showcase your country to other audiences, the global audiences. So it's great that the Indian government has also launched a draft tourism strategy for film tourism. I think it's wonderful. Yeah. I'm coming here for the first time and I really love what I'm seeing and I hope that in the future we'll be able to collaborate with the states in this event. चर्चा के बाद फिल्म पर्यटन के प्रचार और विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय और भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी फिक्की के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फिल्म टूरिज्म का अनावरण भी किया गया। In the past 2 years, more than 404 films, TV serials, advertisements, they have been given permission for shooting here. चर्चा सत्र के बाद G20 प्रतिनिधियों ने प्राचीन डल झील पर शिकारा की सवारी के साथ सूर्यास्त के खूबसूरत पल को देखने का आनंद लिया। इसके अलावा प्रतिनिधियों को निषाद उद्यान, पुनर्विकसित पोलो मार्केट और परी महल जैसे स्थानीय आकर्षणों का अनुभव करने का भी अवसर मिला। We discovered the beauty of the Kashmir, the Dal Lake and mountains, and also rich cultures and welcoming people here in Srinagar, Kashmir. You have very, very beautiful nature, and I think because of rain, it's like the colors are more bright. It's really, really beautiful. So we're really enjoying. We have seen many beautiful sights in Srinagar. We are very touched by the hospitality of citizens in Srinagar. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को कश्मीर के क्राफ्ट बाजार में स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी के जरिए यहाँ की पारंपरिक कला को देखने और जानने का अवसर मिला।
प्रतिनिधियों ने स्थानीय DIY गतिविधियों में भी हिस्सा लिया। Srinagar, Kashmir, has been one of the earliest seats of learning both in Persian as well as in Sanskrit. It has a wide range of craftsmanship, artisanship, ranging from carpets, embroidery, shawls. Recently we had Basoli painting achieving the GI tag. श्रीनगर में डल झील के सामने सभी अतिथियों के लिए सांस्कृतिक संध्या और रात्रि भोज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न संगीत और नृत्य जैसे रऊफ, चक्री, पहाड़ी नृत्य, डोगरी नृत्य और भद्रवाही के रूप में क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रतिनिधियों ने स्थानीय व्यंजनों का भी आनंद लिया। भारत की G20 अध्यक्षता ने पूरी दुनिया के लिए कश्मीर के द्वार खोल दिए हैं। आने वाले समय में निश्चित ही इसका असर देखने को मिलेगा और कश्मीर में एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म और इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय युवाओं के लिए अवसरों के कई रास्ते खुलेंगे। साथ ही जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। और अब समय है आज के इतिहास का, लेकिन इतिहास के साथ आपको छोड़े जाएं उससे पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं कि आप ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी संसद टीवी के साथ लगातार बने रहिएगा, क्योंकि 10:30 बजे आप देखना ना भूलें DD डायलॉग में विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ खास मुलाकात। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी और हमारा आज का इतिहास। 4 सितंबर साल 1825 को दादा भाई नौरोजी का जन्म स्वतंत्रता पूर्व महाराष्ट्र के बंबई यानी आज के मुंबई में हुआ। वर्ष 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले पहले अश्वेत और साथ ही पहले भारतीय बने। वे ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले एशिया के पहले शख्स थे। उन्हें भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। दुनिया भर में नौरोजी जातिवाद और साम्राज्यवाद के विरोधी की तरह भी जाने जाते थे। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला, जिसके कारण उन्हें रूढ़िवादी पुरुषों के विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में धीरे धीरे भारत में महिला शिक्षा को लेकर नौरोजी ने लोगों की राय को बदलने में मदद की। नौरोजी की ब्रिटिश संसद में पहुंचने की महत्वाकांक्षा के पीछे भारत की गरीबी थी। दादा भाई नौरोजी साल 1892 से 1895 तक यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे। नौरोजी की सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया मुख्य है।